Hello guys, welcome back to our channel College Tutor. So before starting, just keep in mind कि भले ही आपका दिन अच्छा ना हो, पर आपके दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। इसी थॉट के साथ हम अपनी रिवीजन सीरीज का वीडियो 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1 ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है सर, सबसे पहले मैं ये बता दूं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मैनेजमेंट थ्योरी। क्या होता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन तो होता है सर? मैनेजमेंट थ्योरी का और इकोनॉमिक थ्योरी का। सर कॉम्बिनेशन क्यों होता है? जिससे कि ये सॉल्व कर सके किसको? प्रॉब्लम को। किसकी प्रॉब्लम? बिजनेस की। कैसे सॉल्व करता है? बाय गिवन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सर मतलब क्या है इसका, हम समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल और थ्योरी और एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड थ्योरी, जो आपकी हेल्प करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस बाय गिविंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। समझ में आ गया मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है? हाँ जी सर, आ गया। सर अब इसका नेचर और बता दो। सर इसका नेचर होता है आपका इसका नेचर, कैरेक्टर, फीचर तीनों यही है। ये आपको दिमाग में रखना है। ओके सर, रख लिया। अब बता दो इससे क्या होता है। पहला आपका नेचर है, पहला आपका फीचर है आर्ट एंड साइंस। ये आर्ट एंड साइंस होता है। छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूं, ये आर्ट कैसे है। हर एक मैनेजर की डिफरेंट क्रिएटिविटी स्किल होती है, डिफरेंट क्रिएटिविटी माइंड होता है। ठीक है, तो वो आर्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये किसी ना किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन है किसका? इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल का और थ्योरी का। ये साइंस भी है। हाँ जी सर, ये साइंस भी है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। दूसरा, मल्टी डिसिप्लिनरी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे होता है कि भाई इसके बराबर में देख लो, जो इसका स्कोप है, इसका बस एक स्कोप नहीं है, इसके 5-6 स्कोप है। मतलब ये बस एक डिसिप्लिन में काम नहीं करता, ये आपकी 5-6 फील्ड में काम करता है, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है, हाँ जी सर, समझ में आ गया। उसके बाद ये दो पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेट है। कैसे सर? पहला, इसका जो करेक्टर है वो कैसा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। करेक्टर कैसा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट इसका नेचर कैसा है? नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। सर नॉर्मेटिव डिसिप्लिन तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है। हाँ जी सर, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही फीचर है। बट जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा कि हमको आगे सॉल्व कैसे करनी है, हमको आगे क्या स्टेप निकालने हैं जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसका मतलब ये सजेस्ट करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नेचर नॉर्मेटिव होता है। ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। हाँ जी सर, होता है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंफॉर्मेशन को यूज करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। उसके बाद इसके स्कोप क्या है? स्कोप इसकी क्या है भाई, आप अपने दिमाग में बिजनेस लिया, और बिजनेस में जो जो इंक्लूड होता है वही इसका स्कोप है। सर कैसे? कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है, डिमांड होती है। हाँ जी सर, होती है। डिमांड एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, कैपिटल होता है। हाँ जी सर, होता है। तो कैपिटल मैनेजमेंट। प्रॉफिट होता है। हाँ जी सर, प्रॉफिट होता है सेल के बाद। प्रॉफिट मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्कोप है इसका प्राइस डिसीजन, कि भाई हमको प्राइस रखने कैसे हैं। ठीक है, ये इसका एक स्कोप होता है। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अब इसका नेक्स्ट है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको सबका ओवरव्यू मिल गया। अब इसका आप इंपॉर्टेंस देख लीजिए। इंपॉर्टेंस के अंदर आपका इसका स्कोप भी आ जाएगा और आपका इसका नेचर भी यूज होंगे। कैसे? ये प्लानिंग में हेल्प करता है कि भैया आगे क्या होना चाहिए। ये प्लानिंग में हेल्प कैसे करेगा? बाय एनालाइजिंग। ठीक है, ये प्लानिंग में हेल्प करता है। उसके बाद ये कॉस्ट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है भाई? जैसे मैंने बताया था कि आर्ट एंड साइंस है, ठीक है, वैसे ये डिफरेंट फील्ड को एनालिसिस करता है। जैसे मैंने आपको इसका फर्स्ट स्कोप बताया था कि ये कॉस्ट को एनालाइज करता है। तो कॉस्ट को एनालाइज करने के बाद ये कॉस्ट कंट्रोल को, कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सर डिसीजन मेकिंग किस किस चीज के? भाई डिसीजन मेकिंग रिसोर्स एलोकेशन, इन्वेंट्री का, प्राइसिंग का, इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग जैसे मैंने बताया कि भाई आपको एक कैपिटल मैनेजमेंट
एक इसका स्कोप होता है। कैपिटल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, अगर हमने 1 करोड़ किसी बिजनेस में लगाया है तो हम सारा का सारा खाली बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, हम उसको कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब वो एलोकेट कर रहा है रिसोर्स को। ठीक है, हम 1 करोड़ खाली मार्केटिंग में नहीं लगा देंगे, हम इसको डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट फील्ड में लगाएंगे। ठीक है, सो ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है कि आपका रिसोर्स अच्छी तरह से यूज हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प टू एलोकेट द कैपिटल, जैसे मैंने अभी समझाया, सेम पॉइंट। देन हेल्प इन डिटरमाइन द प्राइस, प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद एक छोटे से इसके कुछ स्टेप है डिसीजन मेकिंग के जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम इसको पढ़ लोगे तो एक तुम्हें पेज भरने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके स्कोप इसके स्टेप्स क्या हैं डिसीजन मेकिंग के। पहला, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, देन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कुछ ना कुछ गोल तो होना चाहिए ना, तो उसके बाद ही गोल को आइडेंटिफाई करेगा। देन उसके ऑर्डिनेट ढूंढेगा। देन ये फोरकास्ट करेगा डिफरेंट प्रॉब्लम को। ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कि हम भैया हम ऐसे भी कर सकते हैं, और XYZ कुछ भी सॉल्यूशन देता है ये। देन उसके बाद हम प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जो इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छी तरह पढ़ के जाना। ठीक है, सो मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है इसका, भाई बिना नंबर के कुछ चीज कर सकते हैं क्या हम आज के दिन में? नो सर, हम कुछ भी चीज एनालाइज कैसे करते हैं? नंबर के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू, कुछ कैलकुलस इसमें बहुत यूज होता है, तो इसमें मैथमेटिक्स यूज होती है। सर इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है, देन मैथमेटिक्स में क्या होता है, देन उन दोनों को रिलेट कर दो, सबको ऐसे कर देना है। ठीक है, कि उसके बाद स्टैटिक्स, भाई बिना ग्राफ के कोई चीज अच्छी तरह एनालिसिस हो सकती है? नहीं सर, नहीं हो सकती, तो ये स्टैटिक्स में ग्राफ बनते हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ग्राफ के थ्रू एनालाइज करता है। ठीक है, देन ऑपरेशन रिसर्च, जैसे मैंने बताया था कि भैया ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज को यूज करता है, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रिसर्च होती है, ठीक है, मार्केट जो रिसर्च होती है ये उसको यूज करता है और अपने सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, उन दोनों को रिलेट कर दो। ठीक है, अकाउंटिंग, भाई कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कौन से सेक्टर में ज्यादा प्रॉफिट जा रहा है, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो अकाउंट में और इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ME मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद कंप्यूटर साइंस। भाई कंप्यूटर के बिना आजकल कुछ हो नहीं सकता, इसमें ही हम इंटरप्रिटेट करते हैं, इसमें हम एनालाइज करते हैं। अब भाई हाथ से तो ग्राफ बार बार बनाएंगे नहीं, ठीक है, बराबर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर की इसमें बहुत ज्यादा नीड होती है ग्राफ को एनालाइज करने में, फोरकास्ट करने में। ठीक है, तो ME और कंप्यूटर साइंस का ये रिलेशन होता है। जैसे मैंने बताया पहले ME क्या होता है वो कर दो, देन सेकंड लाइन में मैथमेटिक्स या फिर XYZ तुम जोन सा पॉइंट लिख रहे हो उसको डिफाइन कर दो, देन उन दोनों को रिलेट कर दो कि इसमें हेल्प कैसे करता है। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर, आ गई। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये होते क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इंक्रीमेंट प्रिंसिपल मैं भी बताता हूं, मैनेजरियल प्रिंसिपल, मार्जिनल प्रिंसिपल, सॉरी ये आपका मार्जिनल प्रिंसिपल है। ठीक है, ये भी आप अपना आप कर सकते हैं। देन डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव मैं अभी बताता हूं। ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीमेंट कब होगा, जब आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से तो आपका प्रॉफिट होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर आपका टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से, अगर आपका टोटल रेवेन्यू बराबर है कॉस्ट से, तो क्या होगा, आपका
क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि जीरो प्रॉफिट। बट अगर आपकी टोटल रिवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, यही प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, टू अर्न द प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर आ गई। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। टाइम क्या होता है? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, वो जो भी इफेक्ट डालें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर रहा है बट शॉर्ट टर्म में बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहा है, तो ये गलत होगा। ऑन द सेम वे वो शॉर्ट रन में बहुत बेनिफिट कर रहा है बट वो लॉन्ग रन में इफेक्ट डाल रहा है, ये भी गलत होगा। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, यही प्रिंसिपल ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड इट्स आवर फीस। ओके, सो प्लीज डोंट मिस टू सब्सक्राइब चैनल, और ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।